अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग जो सब्जेक्ट है रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन का कोर्स कोड EDU 511 3 क्रेडिट आवर्स का B.Ed 1.5, 2.5 एंड M.eD के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये कोर्स। और पेशावर यूनिवर्सिटी के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका सिलेबस है। इसके हम लोग यूनिट जो हैं वो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 4 कर चुके हैं। आज की जो लेक्चर में हम लोग यूनिट नंबर 3 स्टडी करेंगे, जिसके मेन का जो टॉपिक है वो है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। इसके 6 बेसिक जो है वो सब टॉपिक्स हैं, जिनमें रिसर्च प्रॉब्लम, उसकी नेचर और सोर्सेज आते हैं, इवेलुएटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम है, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चंस, रिसर्च हाइपोथेसिस एंड लिटरेचर रिव्यू। अब इन सब चीज़ों को करने का हम लोग क्यों करते हैं, रिसर्च में इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनके बेसिक बिहाइंड द रीज़न क्या है, इन सब को कंडक्ट करने का इनका मेन जो काम है वो क्या है, तो उसको डिस्कस करते हैं। So without any further delay we are going towards our topic which is unit number 3 selection of research problem। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखा है यूनिट नंबर 3 है रिसर्च प्रॉब्लम का, एज इट इज़ कि मैं यूनिट नंबर उसको कंप्लीट कर चुकी हूँ। 4 को मैंने पहले किया है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसके लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिसर्च की प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम, नेचर और सोर्सेज को। व्हाट इज़ रिसर्च प्रॉब्लम? रिसर्च प्रॉब्लम इज़ अ स्पेसिफिक इशू और क्वेश्चन विच इज़ aimed or addressed by researcher through a systematic investigation or study. It serves as the foundation of the research process and provides direction and purpose to the study. The nature of research problem encompasses several aspects. अब रिसर्च प्रॉब्लम क्या है कि ये वो इशू है, वो मसला है, वो कोई प्रॉब्लम है जो रिसर्चर ने जो है वो एड्रेस करना है। उसके लिए क्या है कि वो एक प्रॉपर एक प्रोसेस से गुजरेगा और उसके बाद उसके रिज़ल्ट्स को वो लेगा और उसके जो पर्पस हैं उस स्टडी की, वो बेसिक जो प्रोसेस है उसको रिसर्च प्रॉब्लम की एड्रेसिंग का जो है वो बेसिक उसका बिहाइंड रीज़न है। अब रिसर्च प्रॉब्लम को जो स्टडी करने के जो इश्यूज़ हैं या कुछ उसके जो की एस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं कि कम्प्लेक्सिटी और अनसर्टेनिटी। अब रिसर्च जो प्रॉब्लम है वो टिपिकली कम्प्लेक्स ना हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशंस हों, जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हों, फैक्टर्स हों, जिनको आपने एनालाइज करना है। ठीक है, अब उसके बाद उसकी सिग्निफिकेंस भी हो और कुछ रेलिवेंस भी हो। अब सिग्निफिकेंस क्या है कि जो टॉपिक आप ले रहे हैं उसके कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स हो निकलने चाहिए। अब रेलेवेंस पे आ जाओ तो रेलेवेंस का मतलब ये है कि वो जो प्रॉब्लम आप देखना चाह रहे हैं वो सोसाइटी में है भी या नहीं, वो उस जो एरिया है उसमें उसका कुछ लिंक है भी या नहीं। अब हम पाकिस्तान के किसी रूरल एरिया में बैठ के USA के किसी अर्बन एरिया की रिसर्च को अगर कंडक्ट करेंगे तो वो सेम रिजल्ट्स नहीं आएंगे, उसका लेवल ही नहीं है ना, क्योंकि जो प्रॉब्लम USA के किसी स्टेट में, उसकी अर्बन स्टेट में वो इशू है, वो पाकिस्तान की किसी गांव के रूरल एरिया में वो कभी भी उसको लेवल वो मैच नहीं करेगा। ठीक है, और उसके बाद नॉलेज गैप एग्जिस्ट करता है, वही चीज़ जो मैं अभी बता चुकी हूँ कि जो नॉलेज का गैप है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि उसके जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो ट्रेंड्स हैं, वो उस अकॉर्डिंग टू द टाइम होना चाहिए उस रिसर्च प्रॉब्लम को। देन फिजिबिलिटी। अब व्हाट इज़ फिजिबिलिटी? कि आपके पास टाइम है, आपके पास फंडिंग है, आपके पास एक्सपर्टीज़ है, आपको वो स्पेसिफिक डेटा मिल रहा है उस रिसर्च से रिलेटेड, तो आप तब उस प्रॉब्लम को देखें, वो चीज़ आपके एरिया में जो है वो फिट इन हो रही है, वो रिसर्च का जो इशू आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो देन यू विल गो फॉर दैट। अब उसके बाद आ जाते हैं क्लैरिफिकेबिलिटी और स्पेसिफिसिटी में। क्लैरिटी क्या है? क्लैरिटी ये है कि आपका रिसर्च प्रॉब्लम बड़ा डिफाइन होना चाहिए, बड़ा क्लियर होना चाहिए, बड़ा फोकस्ड होना चाहिए।
और उसके अलावा स्पेसिफिक होना चाहिए। देन पोटेंशियल होना चाहिए उसमें कुछ एक्सप्लोरेशन का, मतलब कोई नई चीज़ सामने आ चाहिए। ये नहीं कि एक टॉपिक पहले हो चुका, नहीं जी उसको दोबारा करना है, सेम वही रिजल्ट आएंगे। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, नथिंग एल्स। तब आपने बात कर ली लिटरेचर को रिव्यू करना है, फिर आपने उसमें क्यूरोसिटी भी होनी चाहिए कहीं ना कहीं टॉपिक में। इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर रिव्यू क्या है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है आपने उसमें देखना है कि गैप कहाँ है। उस गैप को जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ जी इस टॉपिक के अंदर ये चीज़ अगर इसको इस तरह किया जाए तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मतलब कहने का कि एक टॉपिक है उस पर ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, लेकिन एक जो न्यू रिसर्चर है, एक न्यू रिसर्च करने वाला है, उसको लगता है कि हाँ जी इस एरिया में गैप है, मैं इस एरिया को लेके यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ, इस पे लिटरेचर दे सकता हूँ, तो आप उस एरिया को कवर करेंगे। देन आप बात कर लेते हैं पर्सनल इंटरेस्ट और क्यूरोसिटी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसा एरिया चूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जिसमें आपको लगता है कि क्यूरोसिटी भी है, लाइक आपका पैशन इम्पॉर्टेंट है और वहाँ पे आपको लगता है कि हाँ जी आप यहाँ पे डेटा जो है वो ले सकते हैं, यहाँ पे आपको क्यूरोसिटी है, आपको आराम से मतलब इसमें आप आराम से इंटरेस्ट लेके काम कर सकते हैं, तो वो एरिया चूज़ करें। देन उसके बाद प्रैक्टिकल रेलिवेंस। अब प्रैक्टिकल रेलिवेंस क्या है कि उसका लिंक रियल वर्ल्ड के साथ भी हो। सिर्फ मोस्टली वो होता है ना कि हमने जो दुनिया किताब में देखी है वो रियलिटी में नहीं है, तो जो चीज़ें आपने बुक में देखी, आपने इंटरनेट पे सर्च की, उस पे गुजारा नहीं करें, बल्कि ये देखेंगे जो टॉपिक आपने देखा है वो क्या वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है। देन आप देख लें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अब किस थियरी के साथ वो रिसर्च प्रॉब्लम लिंक कर रहा है, उसको किस थ्योरिस्ट ने दिया है, उसका जो रिसर्चर है उसका जो चैलेंज वो देख रहे हैं उन थ्योरीज के अंदर। ये ना हो कि आपने ऐसा टॉपिक ले लिया जिसके बिहाइंड कोई थ्योरी है ही नहीं, तो वो रिसर्च आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है। देन आप देख लेती हैं और वो है कंसल्टेशन एंड कोलैबोरेशन। अब कंसल्टेशन क्या है कि आप जो आपके कलीग्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, आपके पीयर्स हैं, आप उन साथ जो है वो डिस्कस करें और कोलैबोरेटली उन रिसर्च के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हैं उनको आप लिंक कर सकते हैं। देन आप ये देखें कि जो डेवलपमेंट्स और जो इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स का एक एग्जांपल मैं आपको ये दे देती हूँ कि आपने टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उस एरिया में जो न्यू ट्रेंड्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपने उस रिसर्च टॉपिक को एड्रेस करना है। देन आपकी सोशल और पॉलिसी इशू है वो ये देखना है कि आपकी सोसाइटी जो है वो उस पर तनकीद तो नहीं करेगी। लाइक अब इस लेवल पे पाकिस्तान में बैठ के आप जो है वो सेक्स एजुकेशन पे देखना चाहते हैं कि हाँ जी हमें डेटा दें, आपको कोई भी डेटा कभी भी नहीं देगा। ड्रग्स के लिए आप डेटा लेंगे, आपको कोई डेटा कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दीज आर द इश्यूज, सोशल इश्यूज, पॉलिसी इश्यूज, जिनको आप जो है वो बड़े आराम से, ऐसा टॉपिक हो जो उसमें आराम से उस सोसाइटी से आपको डेटा मिल सके। देन आप देख सकते हैं कि आपको फंडिंग कौन कर रहा है और उसकी इंस्टीट्यूशनल प्रायोरिटीज़ क्या हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इवैल्यूएटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को इवैल्यूएट कैसे करते हैं। अब रिसर्च प्रॉब्लम को की जो इवैल्यूएशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये भी एक, ठीक है। किस तरह कि इस तरह का हो ये इवैल्यूएशन, ऐसी हो कि जिसमें कोई मीनिंग निकलता हो, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको वर्दी होना चाहिए। अब उसके लिए कुछ स्टेप्स क्या हैं, वो है क्लैरिटी और स्पेसिफिसिटी। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो वेल डिफाइंड और स्पेसिफिक है। क्या उसमें कोई एम्बिग्विटी तो नहीं है, कुछ कोई गैप तो नहीं है उसमें। देन उसकी रेलिवेंस और सिग्निफिकेंस सेम वही चीज़ है। गैप नॉलेज क्या है, फिजिबिलिटी क्या है,
वो उस एरिया में जो है वो काम कर भी रहा है या नहीं। देन आपने रिसर्च डिज़ाइन उसका देखना है। रिसर्च डिज़ाइन क्या है, आपने कौन सी मेथड यूज़ की है, जो मेथड यूज़ किया आया उससे आपको वो सही डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, नई इनोवेशंस क्या हो रही हैं। एथिकल कंसिड्रेशन में ये है कि जो एक्सपर्ट है उसने जो किसी की प्राइवेसी जो आपने जब डेटा लिया उसको वो वायलेट तो नहीं कर रहा। फिर रिसर्चर की एक्सपर्टी और उसका इंटरेस्ट कितना है। फिर स्टेक होल्डर जो उस एरिया में बड़े हैं वो कितना उसका लिंक है। रिसर्च के क्वेश्चंस कैसे हैं, उसकी इम्प्लीकेशंस कैसी होंगी, जो रिसर्च के जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या उनको इवेलुएट किया जा सकता है या नहीं। और फिर उसके बाद फीडबैक।